भाग 1 संवैधानिक ढांचा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। इस भाग में 1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, 2 संविधान का निर्माण, 3 संविधान की अवधारणा, 4 संविधान की प्रमुख विशेषताएं, 5 संविधान की प्रस्तावना, 6 संघ एवं उसका क्षेत्र, 7 नागरिकता, 8 मूल अधिकार, 9 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 10 मूल कर्तव्य, 11 संविधान का संशोधन, 12 संविधान की मूल संरचना। तो चलिए आज हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। अध्याय 1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। भारत में ब्रिटिश 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी, जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत भारत में उसकी क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व स्वतः अपने हाथों में ले लिया। ये शासन 15 अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति तक अविरत रूप से जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक नए संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इसका उद्देश्य भारत में 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यद्यपि संविधान और राजव्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई, ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक संरचना निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनके बारे में विस्तृत व्याख्या 2 शीर्षकों के अंतर्गत कालक्रमानुबद्ध रूप से यहाँ दी गई है। कंपनी का शासन 1773 से 1858, सम्राट का शासन 1858 से 1947। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। यथा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली एवं इसके द्वारा भारत में कंपनी शासन की नींव रखी गई। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थीं। 1 इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। 2 इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से स्वतंत्र थे। 3 अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। 4 इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। 5 इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण शक्तियां दी गईं। इससे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। 1781 का संशोधन अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडेंट एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थीं। 1 इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया अथवा मुक्त कर दिया उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कर्तव्य के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। 2 इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया गया। 3 इस कानून द्वारा कलकत्ता यानी कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायाधीश हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करें। इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में।
इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों यानी प्रोविंशियल कोर्ट्स एवं काउंसिल्स के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थीं। 1. इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। 2. इसने निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यावसायिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया। 3. नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वो ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों के अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस प्रकार यह अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। 1786 का अधिनियम। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें या मांगें रखीं। 1. उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो। 2. उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। उपरोक्त शर्तों को 1786 के कानून में प्रावधानों के रूप में जोड़ा गया। 1793 का चार्टर कानून। इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थीं। 1. इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया। 2. इसने गवर्नर जनरल को ब्रिटिश बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्तियां प्रदान की। 3. इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया। 4. इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल इन काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। 5. इसने यह व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा। चार्टर कानून 1813। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थीं। 1. इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा। 2. इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्र पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया। 3. इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आने तथा लोगों को प्रबोधित करने की अनुमति प्रदान की। 4. इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बाशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी। 5. इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। कर न भुगतान करने पर दंड की भी व्यवस्था की। 1833 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत की केंद्रीयकरण की दिशा में ये अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थीं। 1. इसने बंगाल की गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थीं। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 2. इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों की विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत पर विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को विधानमंडल कानून कहा गया और नए कानूनों के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। 3. ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब ये विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारी के विश्वास के तहत ही कब्जों में रह गए। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया।
1853 का चार्टर अधिनियम। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में ये अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से ये अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थीं। 1. इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद और उसकी प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए सदस्य और जोड़े गए। इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में, इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधायिका परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधायिका परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गईं जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाया करती थीं। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। 2. इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतिस्पर्धा व्यवस्था का आरंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवाएं भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गईं और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर भारत और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जों में रखने का अधिकार प्रदान किया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद के 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। ताज का शासन 1858 से 1947 तक। 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरी क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दीं। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थीं। 1. इसके तहत भारत का शासन तथा महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वो यानी वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रमुख प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। 2. इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक समिति समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी। 3. एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। ये सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। 4. भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार परिषद थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव बनाया गया। 5. इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। यहाँ ये ध्यान दिया जाना उचित होगा कि इस अधिनियम ने भारत में प्रचलित सरकार की प्रणाली को किसी भी तरह से नहीं बदला, बल्कि स्वयं को उसकी मशीनरी तंत्र के सुधार तक ही सीमित कर लिया, जिसके द्वारा इंग्लैंड में भारतीय सरकार का पर्यवेक्षण और नियंत्रण किया जाना था। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थीं। 1. इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधायी परिषद में मनोनीत किया।
2. इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया, जो 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गई थी। इस विधायी विकास की प्रक्रिया के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। 3. बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में प्रगति। 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। 4. इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था तथा उसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। 5. इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की अनुमति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि अधिकतम 6 माह होती थी। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थीं। 1. इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। 2. इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। 3. इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय संघ, जमींदारी और चेंबर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति थी। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था। इसे निर्देश निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थीं। 1. इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। 2. इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति थी। 3. इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यक्षेत्र का विस्तार बढ़ाया, उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। 4. इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यपरिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। 5. इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचक मंडल के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत केवल मुस्लिम मतदाता ही मुसलमान सदस्य का चुनाव कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक विभाजन का जनक माना जाता है। 6. इसने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। भारत शासन अधिनियम 1919। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकारों की स्थापना करना था। क्रमिक रूप से ही 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 से लागू हुआ। इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थीं। इस अधिनियम में प्रशासन के सभी विषयों को 2 श्रेणियों, केंद्रीय विषयों और प्रांतीय विषयों में वर्गीकृत करने का प्रावधान किया गया। ये वर्गीकरण अधिनियम के तहत बनाए गए न्यायिक नियमों द्वारा किया गया था। इन नियमों ने केंद्रीय से प्रांतों तक सत्ता के हस्तांतरण को आसान बना दिया। इस तरह अधिनियम ने प्रांतों को प्रशासनिक नियंत्रण से शिथिल कर दिया।
केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों में पढ़े गए विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का रवैया केंद्रीय स्तर पर अधिकतम ही बना रहा। दूसरा, इसने प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में विभाजित किया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों में सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, कृषि आदि शामिल थे, जबकि आरक्षित विषयों में पुलिस, न्याय प्रशासन, जेल, विदेशी राजस्व, वित्त आदि शामिल थे। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वे उन मंत्रियों की सहायता लेते थे जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। इस प्रकार ये प्रणाली ब्रिटिश प्रतिरूप की प्रतिकृति नहीं थी। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन यानी डायरकी या ड्यूल गवर्नमेंट शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि ये व्यवस्था काफी हद तक असफल ही रही। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इस कानून ने संपत्ति, कर या अन्य योग्यता के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों की उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इससे एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी नरेंद्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। चैम्बर का उद्घाटन 1921 में किया गया था। इसमें 120 सदस्य यानी 108 राज्यों के राजकुमार और अन्य राज्यों के 12 प्रतिनिधि शामिल थे। इसका नेतृत्व वायसराय यानी गवर्नर जनरल करता था। इसमें आम हित के मामलों पर परामर्श और चर्चा को आसान बनाया गया। साइमन आयोग। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, जिससे सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन समाप्ति, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिशें की। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर सांविधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त चयन समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। सांप्रदायिक अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामजे मैकडॉनल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। अवार्ड ने न सिर्फ मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित थे और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः कांग्रेस और दलित वर्ग के नेता डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना गया। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए गए। ब्रिटिश सरकार ने पूना पैक्ट को स्वीकार कर लिया और शोषित वर्गों को दोहराने के लिए सांप्रदायिक अवार्ड में संशोधन कर दिया। इसका मतलब ये है कि दलित वर्ग के संबंध में अलग निर्वाचक मंडल के प्रावधानों को सांप्रदायिक अवार्ड में निहित प्रतिनिधित्व की योजना से हटा दिया गया। इसके बाद पूना पैक्ट के प्रावधानों को 1935 के भारत शासन अधिनियम में शामिल कर दिया गया।
भारत शासन अधिनियम 1935। ये अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। ये एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थीं। 1. इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्रीय और इकाइयों के बीच 3 सूचियों, संघीय सूची 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय और समवर्ती सूची 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। अधिनियम ने केंद्रीय और राज्यों को अत्यधिक स्वायत्तता, आत्मशासन को दे दी गई। हालांकि ये संघीय योजना कभी प्रभावी नहीं हो सकी क्योंकि अधिकांश देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। 2. इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वतंत्रतापूर्वक से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए राज्य मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। ये व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में इसे समाप्त कर दिया गया। 3. इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया। परिणाम स्वरूप संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि ये प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। 4. इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बनाई गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। 5. इसने दलित वर्ग यानी अनुसूचित जातियों के लिए एक निश्चित संख्या में सामान्य सीटें आरक्षित कीं और इसने महिलाओं और श्रमिकों को भी विशेष प्रतिनिधित्व दिया। 6. इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम प्रदान की गई। 7. इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार कर दिया गया। 8. इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 9. इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोगों और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोगों की स्थापना भी की। 10. इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। 11. इसने बर्मा, अब म्यांमार को भारत से अलग कर दिया। 12. इसने उड़ीसा और सिंध के 2 नए प्रांत बनाए। 13. इसने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया। 14. इसने रेलवे के प्रशासन के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया। 15. इसने महासंघ और प्रांतों के लेखों की परीक्षा के लिए भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीयों के हाथों में सौंपी दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थीं। 1. इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। 2. इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियनों, संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्होंने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। 3. इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज द्वारा करनी थी। इन पर ब्रिटिश सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। 4. इसने दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने अपने क्षेत्रों के लिए संविधान बनाने की शक्ति दी। सभाओं को ये भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। 5. इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को ये शक्ति प्रदान की गई कि वे नए संविधान का निर्माण और कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभाएं बना सकती थीं।
15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेते। 6. इसने ब्रिटिश सरकार के भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। 7. इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा की। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधी पर भी ब्रिटिश इंटरफेयर समाप्त हो गया। 8. इसने भारतीय रियासतों को ये स्वतंत्रता दी कि वे चाहें तो भारत डोमिनियन के साथ मिश्रित हो सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं। 9. इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालन करने और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। 10. इसने ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मलिका या राजा और उन्हें स्वीकार करने के अधिकार से वंचित कर दिया, लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। 11. इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतों के गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर उनकी मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना आवश्यक था। 12. इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। 13. इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रहीं जो उन्हें पहले से प्राप्त थीं। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गईं। लॉर्ड माउंटबेटन डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तालिका 1.1 क्रम संख्या सदस्य धारित विभाग जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले सरदार वल्लभभाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन R.K. षणमुगम शेट्टी वित्त डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विधि जगजीवन राम श्रम सरदार बलदेव सिंह रक्षा राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य C.H. भाभा वाणिज्य रफ़ी अहमद किदवई डाक एवं तार संचार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति नरहर विष्णु गाडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा। तालिका 1.2 स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 क्रम संख्या सदस्य धारित विभाग जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले वैज्ञानिक शोध सरदार वल्लभभाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन R.K. षणमुगम शेट्टी वित्त डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विधि जगजीवन राम श्रम सरदार बलदेव सिंह रक्षा राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य C.H. भाभा वाणिज्य रफ़ी अहमद किदवई डाक एवं तार संचार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति नरहर विष्णु गाडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा।